आप क्या समझते हैं कि पुलिस पर ये अटैक्स क्यों हैं? 1997 में जब हमने कोई टेररिस्ट पकड़ लिए, चौधरी सादिक मरहूम शहीद हुए। हमारे एक इंस्पेक्टर थे और वही बंदे थे जो मतलब जिन्होंने दहशतगर्दों को पकड़ने पे शाबाश दी? शाबाश दी, हमें शोल्डर्स लगाए। शहबाज शरीफ साहब ने शाबाश दी, आईजी बरकी साहब थे उस वक्त, और सबको हमारे नाम ज़बानी याद थे। और हर आदमी यही चाह रहा है, सीसीडी का क्या मतलब है जी, हमारा केस सीसीडी में भेजा जाए, यानी हमारा बंदा मार दिया। मौजूदा हुकूमत की सीसीडी बनाना बड़ी गलती हो सकता है फ्यूचर में। एक इश्तिहारी को पकड़ने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ये मुझे पता है। इसी ऐसे तरह पेशे मुझे खत्म हो गई। याद है रियाज बसरा ने एक धमकी दी थी। वो कौन से साहब थे, डीएसपी थे, और वो बार बार अपनी सिक्योरिटी का जिक्र कर रहे थे। तो सुबह नाश्ता कर रहे थे तो कॉल जाती है उसकी, रियाज बसरा की। उसने कहा जी मैं आया हूँ और मैं बहुत बड़ा धमाका करूंगा। तो उनकी गोलियां छत फाड़ के निकल गई, वो गन सीधी नहीं कर सके बेचारे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है तारिक बज़मी। नाज़रीन, बहुत ही संगीन किस्म के हालात हो चुके हैं और बिलखुसूस लाहौर पुलिस को टारगेट किया जा रहा है। 3 नौजवानों को शहीद कर दिया गया, जिन्होंने ये फायरिंग की और सारा वाक़या किया, वो नामी-गिरामी मुल्ज़मान थे। उसके बाद उनको भी मार डाला गया। बरगिरफ्तारी से पुलिस ने कार्रवाई की। इसके साथ-साथ जो सुहेल अख्तर सुखेरा साहब का मामला चल रहा है इस्तेहकाक कमेटी में, इस्तेहकाक कमेटी को क्या हुकूक हासिल हैं, या ये कहें कि क्या इख्तियारात हासिल हैं, और क्या इस तरह से तलबी पुलिस का मोराल डाउन कर रही है? कौन राइट है? इस वक्त सुहेल अख्तर सुखेरा साहब की सपोर्ट में तो पूरी फैसलाबाद की कम्युनिटी खड़ी हो चुकी है, और जो दूसरी जानिब जो मोअज़्ज़ज़ मेंबर हैं पंजाब असम्बली के, उनका स्टांस डिफरेंट है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम एनालिस्ट भी हैं और इसके साथ-साथ साबिक डीएसपी हैं रिटायर्ड जनाब अज़ीज़ुल्लाह खान साहब, मारूफ तज्ज़िया निगार भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं वज़ीर सर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो सर ये जो रात हुआ और उसके बाद पुलिस की जो बरगिरफ्तारी की कार्रवाई है, वो आपके सामने है कि दोनों को मार दिया गया है, बाप और बेटा को। आप क्या समझते हैं कि पुलिस पर ये अटैक्स क्यों हैं? क्या रिएक्शन है, रद्द-ए-अमल है, और पुलिस को इसके लिए तैयार होना चाहिए? अच्छा बज़मी साहब, इसको ना 2 हिस्सों में हम तकसीम करेंगे। जी, जी। पहला तो ये है कि जी इंतहाई अलमनाक ये हादसा है। बिल्कुल ज़ाहिर है ऐसे। मैं इसी फ़ोर्स का हिस्सा रहा हूँ। बहुत से अपने जवानों को हमने अपने हाथों से दफ़न किया। मेरे सामने मेरे जवानों की शहादतें हुई। हुँ। बड़ा अलमनाक होता है और आप यकीन जानें कि वो अल्फाजों में आप बयान नहीं कर सकते। ये जो हादसा होता है, ये ऑलरेडी थ्रेट थी यार। आप हाँ। देखें कि अदील को ऑलरेडी थ्रेट थी। अब कहा जो जा रहा है ये है कि जो फजान नामी एक बट नामी बंदा था, जिसके उन्होंने कहा जी कि दहशतगर्द था, और उसने उसको सीसीडी ने मारा। हुँ। और अदील उन दिनों मुबैना तौर पर सीसीडी में पोस्टेड था। पोस्टेड था हुँ। जी। एएसआई था उस वक्त। ये एफआईआर मेरे सामने पड़ी हुई है। ये एफआईआर आप देखें, 4392/24 2024 की एफआईआर। 24 की हैं, और ये 29/11/2024 की है, हुँ। 5:42 पर। और वो कह रहा है कि जी इसमें वो धमकियां दे रहा है फजान भट्ट, का जो भाई है जो रेहान भट्ट। जी जरेहान भट्ट धमकियां दे रहा है हुँ। कि जी मेरे भाई फजान भट्ट की उसको मारा मौत का गया था, बदला। मौत का, हुँ। वो आप जिम्मेदार हो और मैं आपसे बदला लूंगा। हुँ। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है, क्या इसके बाद अदील को कोई सिक्योरिटी दी गई? क्या अदील के साथ कोई गनमैन तैनात किए गए? क्या अदील ने अपने प्रोटेक्शन के लिए, अदील ने क्या किया? फोर्स में रहते हुए ये बदकिस्मती है हमारी हुँ। कि इस पुलिस फोर्स में जब तक बंदा तैनात हो कहीं तो वो ठीक है, उसके साथ गनमैन भी हो सकता है। लेकिन यहाँ एक सब इंस्पेक्टर या एएसआई के साथ तो आप गनमैन रख ही नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे। उसने जाना है, उसने तफ्तीश पे जाना है, उसने आना है, उसने अदालत में जाना है, उसने हाई कोर्ट में पेश होना है। तो ये सारी चीज़ें उसने करनी है। तो यहाँ तो सबसे बड़ा सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर पुलिस अपने पेटी भाई की दरख्वास्त पर अमल दरामद करते हुए या एफआईआर के इंदराज के बाद भी उसकी सिक्योरिटी के लिए कुछ नहीं कर सकी, तो आम आदमी जब एप्लीकेशन देता है तो उसकी सिक्योरिटी भी नहीं होगी। वसीम साहब, हालात बड़े ख़राब हैं। मैं अब छोटा सा वाक़या भी आपको हुँ। सुना देता हूँ अपनी सर्विस का। 1997 में जब हमने कोई टेररिस्ट पकड़ लिए, चौधरी सादिक मरहूम शहीद हुए। हमारे एक इंस्पेक्टर थे और वही बंदे थे जो मार्त साहब थे, अशरफ मार्त, हुँ। उनके शहादत में भी वो मुलव्वस थे। अबू बकर नाम था उसका। और जबार स्तार, ये सारे हमने गिरफ्तार किए। और उसके बाद थ्रेट्स थी, लश्कर जंगवी के थे ये सारे। हुँ। और बेतहाशा में धमकियाँ मिल रही थी कि जनाब आपको हम मारेंगे। और उसके बाद ये होता है कि मैं कोटसमाबा एसएचओ था उस वक्त, रहीम यार खान ज़िला हुँ। में जी। वहाँ के उस वक्त के एमपी है, बाद में एमएनए रहे, मिनिस्टर भी रहे जी, खुसरो बख्तियार साहब।
तो उनसे मेरी फ़ोन पे हो गई, उन्होंने एक बंदे को छोड़ने का कहा, मैंने इनकार किया, मैंने कहा सर ये मनशियात का बंदा है तो मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता जी। इस पे वो नाला हुए और उन्होंने कहा जी अच्छा फिर देख लेते हैं। और देख लेने का मतलब है कि कोई 1 घंटे बाद मेरी फैक्स आई सीएम हाउस से, क्योंकि वो बड़े क्लोज थे उन दिनों हाँ, सीएम नवाज शरीफ साहब के। नवाज शरीफ साहब वगैरह के। तो फैक्स आ गई और मुझे बुला के वही मेरे सीनियर जो कहते थे हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, उन्होंने कहा जी जाएँ फौरी तौर पे हाज़िरी करें। मतलब जिन्होंने दहशतगर्दों को पकड़ने पे शाबाश दी। शाबाश दी, हमें शोल्डर्स लगाए, शहबाज शरीफ साहब ने शाबाश दी, आईजी बर्की साहब थे उस वक्त, और सबको हमारे नाम ज़बानी याद थे। जो आईजी जो हमारे डीएजी थे वो भी अशरफ मलिक अशरफ मरहूम, वो बाद में मर्डर हुए, उनके ड्राइवर ने और गनमैन ने मारा था। आप ये स्टोरी पता है सबको। उनको भी पता था कि मैं ना करप्ट हूँ, ना मैं कोई गलत हरकत कर रहा हूँ, मेरी कोई शिकायत नहीं है। तो उन्होंने कहा जी मुझे बुलाया, जब मैं पेश हुआ उनके, अब मेरे बच्चे अकेले, मेरे पास कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, मेरे पास पुलिस की गाड़ी ले ली गई, मैं अकेला, गन मेरी अपनी जो थी वो मेरे पास थी, क्लाशन जो ऑफिशियल नहीं थी, हाँ, सारी चीज़ें लेके सस्पेंड करके उन्होंने कहा जी जाएं आप भावलपुर हाजिरी मतलब करें। दहशतगर्दों का थ्रेट मौजूद है और आप एक अकेले हफ्ता वहां से पहले, निकल रहे हैं। एक हफ्ता पहले यार, एक हफ्ता पहले वो बंदे पकड़ रहे तो हैं। डर नहीं लगा आपको? बच्चे भी उधर, तो फैमिली भी यार उधर। डर मुझे बताएं फिर किस चीज़ का? वही जो अपने दोस्त साथी होते हैं वही आपके साथ होते हैं ना। जो 1-2 मुलाजिम थे मेरे, जो मेरे करीब होते थे, नज़ीर न्याजी था, कासिम था, उन्होंने कहा जी हम नौकरी छोड़ देंगे, हम आपके साथ रहेंगे। मैं जाके डीएजी के पेश हुआ तो उन्होंने कहा जी तू है ही बड़ा करप्ट आदमी, तो जैसा बुरा ही कोई नहीं। मैंने कहा जी एक हफ्ता पहले आप मुझे बचड़ी बचड़ी कह रहे हैं, हमें उठ उठ के खाने पेश कर रहे थे जब बंदे पकड़े नहीं जा रहे थे, आज हम करप्ट भी हो गए, मैं बुरा भी हो गया। उन्होंने कहा जी एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट आ रही है आपके खिलाफ, तो फिर देखेंगे जी। एक हफ्ता गुजर गया, मैं भावलपुर में घर ना जा सकूँ रीमार का। उन्होंने कहा जी डीएजी की इजाज़त के बगैर इसने घर भी नहीं जाना, इसको छुट्टी भी नहीं भेजना। तो फिर यही हुआ जी, मैं हफ्ते बाद फिर पेश हो गया। मैंने कहा जनाब मैं मुझे इजाज़त दें, मेरे बच्चे अकेले हैं, छोटे हैं उस वक्त 90s में, तो मैं जाके उनको कम से कम उनके साथ तो रहूं, कुछ हो तो मैं साथ तो हूँ ना जी। हाँ। इतनी धमकियां हैं हमें, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। और फिर बाद में एक लंबी लड़ाई के बाद 2-2.5 महीने बाद चीफ मिनिस्टर हाउस में मखदूम इमादुद्दीन हमारे बड़े अच्छे थे, एमएनए थे उस वक्त, और ये उनके कज़न थे या रिश्ते में भतीजे थे, खुसरो बख्तियार साहब। वहाँ फिर इनकी आपस में बात हुई, शहबाज शरीफ साहब ने इनकी सुलह कराई और फिर वापसी मेरी ट्रांसफ़र वापस हुई। तो आप ये देख लें कि उस दौरान 3 महीने मैंने किस अजियत में वक्त गुजारा होगा, कि मेरे बच्चे अकेले, मैं भावलपुर में स्ट्रक हूँ और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई गनमैन नहीं है, कोई नहीं, अकेले फिर रहे हैं, जब चाहे कोई मार दे। तो आप सोचते होंगे कि यार मैं ये काम ना ही करता, दहशतगर्द को तो ना ही पकड़ता। एक लिहाज तो वैसे में सब सोचते हैं बंदा। आप देखें कि यहाँ बहुत से ऐसे पुलिस अफसरान हैं जो इसी तरह, मैं तारिक कंबो की मिसाल दूंगा आपको। तारिक कंबो ने भी इसी तरह लश्कर जंगवी के बंदे पकड़े थे और बाद में वो अकेला फिर रहा था। छोटी सी और शिकायत पे उसी आप, ग्रुप ने थ्रेट किया था जो उसी ग्रुप आपको ग्रुप थ्रेट कर रहा था। वही ग्रुप था ना सारा, वही एक 90s में एक चल रहा था सिलसिला। ये 95 से लेके 98 97 तक ये सारा कुछ होता रहा, जिसमें अशरफ मार्थ हाँ, वो भी शहीद शहीद किए हुए। गए, एक इंस्पेक्टर थे हमारे भावलनगर के सजाद शाह, फिर एक कसराबाद शाह डीएसपी थे भावलपुर में, इसके अलावा एक शायद डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर भी थे। तो ये सारा सिलसिला चल रहा था। लेकिन बात वहीं आती है कि क्या पुलिस डिपार्टमेंट आपको कितनी आपको अहमियत देता है। हाँ, बिल्कुल। यानी आप तो कीड़े मकोड़े हैं उनके लिए, आपके जो सीनियर्स हैं उनके आगे पीछे। अब क्या थ्रेट है जी मुझे बताएं, यहाँ जो फिर रहे हैं हमारे अफसरान बड़े बड़े जी, आगे एक गाड़ी चलती है, पीछे चलती है, ऊपर। भाई असल काम करने वाले तो वही अदील था ना, दिल था। और इस जैसे लोग हैं, वो इस जैसी बेतहाशा हैं यार जिन्होंने, और ये सीसीडी वाला खेल अब शुरू, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मुझे तो खतरा पहले था। जब आप बज़मी साहब पुलिस वर्किंग को ज़ाती दुश्मनी में आप बदल देते हैं तो ज़ाती दुश्मनी पर ख़त्म नहीं होती। आप अगर वो बंदा सही मुलजिम था, सही मुजरिम था, उसको अदालत में पेश करें, वो प्रूव हो जाए कि वो है, तो वो सज़ा भुगते जी। एक दफ़ा मुजरिम साबित तो होने देना, फिर बेशक अपने साथियों की फायरिंग से मार दें। आप तो मुलजिम को मुजरिम साबित ही नहीं करते। हाँ, लोगों की नज़रों में मशकूक कि जी क्या ये मुलजिम था या नहीं था। अब ये देखा ना एक सान्या हुआ वो सरगोदा वाला, हाँ जी, डीएनए रिपोर्ट से पहले ही। डीएनए रिपोर्ट से पहले लोग शुरू हो गए, उसे शहीद करार दे दिया गया और उसे मजलूम करार दे दिया गया, हालांकि 100 टाइम वो मुलजिम था। लेकिन अगर उसका ट्रायल होता,
ट्रायल होने के बाद उसे सरेआम फांसी पे लटकाया जाता और तो वो ज़्यादा बेहतर बिल्कुल था। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। बानिस्बत आप अब देखें, अल्लाह ना करे ये जो काम शुरू हुआ है, अब ठीक है मार दिया गया आपने जी, उसके बाप बेटा दोनों को मार दिया। और फिर मज़े की बात ये है कि आपकी ट्रेनिंग कहाँ है यार? आपकी हाँ, बाकायदा ट्रेनिंग क्या है कि ट्रेनिंग होती है एक कि आपको मुखबिर हाँ, इतला देता है उसका और बाप, और मुखबर भी वही इश्तिहारी का बाप जिसको आपने मारा है। बज़मी साहब आपको वही थ्रेट दे रहा है, हाँ, उसी का बाप आपको बुला रहा है। कि मेरे बेटे को आप पकड़ एक लो। कांस्टेबल को लेके हेड कांस्टेबल को चले गए हैं जी। यार आप लोहे के बने बल्कि हुए हैं, इसमें आप तो स्टील के एसओपीज बने हुए हैं। एसओपी की तो खिलाफ वर्जी हुई है ना यस, यहाँ। एसओपीज को कोई उसने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी, हाँ, उसने अपने किसी सीनियर को बताया नहीं बताया, उसने कहा जी क्रेडिट में ले लूं। अब ये जो बंदा है फुजान, हाँ, जिसका भाई, क्या फुजान उस पुलिस मुकाबले में उसका साथी तो नहीं था जिसकी फायरिंग से मारा गया? क्या वाकई फुजान भी मुजरिम था या मुलजिम था, या हमने उसी तनाजुर में उसको कि उसके भाई को मारा? अब देखें, जितने भी मुकदमे उठा लें, उसमें जितने रिएक्शन भी, तो आएगा सर। नहीं, जितने भी मुकदमे उठा लें, जो मैं आपको बात अर्ज करना चाह रहा हूँ, उसमें जब साथियों की फायरिंग से मारा जाता है तो उसके जो अजीज हैं, करीबी, उनको नामजद कर दिया जाता है। उस मुकदमे में आप उठा लें एफआईआर्स, जितने भी साथियों की या नामालूम साथी होंगे तो बाद में जिम्नियों में उनका नाम लिख नाम दिया डाल जाएगा। जो तंग करेगा, उसका भाई, उसका बेटा, बाप, मतलब जो जो आवाज उठाएगा। जो आवाज़ उठाएगा, आपने जनाब उसको उसमें नामजद कर देना है। तो ये मौजूदा हुकूमत में इसको पुलिस स्टेट बनाने की कोशिश की गई जिससे पुलिस का इमेज बुरी तरह मुतासिर हुआ। 100 टाइम है जी, 100 टाइम है इसमें। देखें, हमारे दौर में भी सब कुछ होता रहा, शहबाज शरीफ साहब का दौर था, इस तरह कभी नहीं हुआ। अगर किसी ने पुलिस मुकाबला किया तो ऑन करते थे, और पहले आप उसको कुछ रख के पूछ के कि यार इतना है नहीं है क्या है, कोर्ट में ले जाएंगे, एविडेंस कितनी है, अगर एविडेंस नहीं है फिर तो चलो आपने एक खतरनाक आदमी को कुछ कर दिया। अगर इतनी एविडेंस मौजूद है तो आप कोर्ट में ले जाएं, आप कोर्ट्स में ले जाएं। आप कोर्ट्स में नहीं ले जाते, और उससे ये होगा कि कोर्ट्स भी, लोगों का एतमाद ख़त्म हो गया अदालतों पे। अब हर आदमी यही चाह रहा है, सीसीडी का क्या मतलब है जी, हमारा केस सीसीडी में भेजा जाए, यानी हमारा बंदा मार दिया जाए। हाँ, इसके अलावा सीसीडी का क्या काम है? सीसीडी का काम तो ये है कि एविडेंस इकट्ठी करे, सब कुछ करे और जाके अदालत में पेश करे। पेश करे, वही और यही काम। सिर्फ मकसद ये था कि चंद जराइम ऐसे जो ख़तरनाक हैं, जिसे आम पुलिस तफ्तीश नहीं कर सकती, उसको आप ले जाएं और अच्छा, तफ्तीश मेरा करें। सर ज़ाती ख्याल है, आपसे मैं राय लेना चाह रहा हूँ कि जो पंजाब पुलिस काम कर रही थी, अगर पंजाब पुलिस को इतने वसाइल और सोर्सेज और इख्तियारात कुछ मज़ीद दे दिए जाते, गो कि इस हद तक ना दिए जाते, तो ये काम बहुत बेहतर हो सकता था। एक तरफ वो इमेज बिल्ड करती और दूसरी साइड पे वो क्राइम कंट्रोल भी करती। तो आपके ख्याल में क्या मौजूदा हुकूमत की सीसीडी बनाना बड़ी गलती हो सकता है फ्यूचर में? बजमी साहब, इस पे भी दो किस्म के मेरे, एक तो है जी कि ठीक है आपने क्राइम कंट्रोल किया। कल मैं देख रहा था प्रेस टॉक, जनाब सीसीपीओ साहब लाहौर की, और वो बता रहे थे कि क्राइम 75% फलां कम हुआ, 80% ये कम हो गया, 30% ये कम हो गया। फौरी खौफ और दहशत से सारा कुछ हो जाता है, लेकिन जब आप उसको दबा 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 के फिर वो उसका रिएक्शन होता है, वो बड़ा बुरा होता है। आपने, अब उसका रिएक्शन शुरू हो गया है। इसी चीज़ का अगर आप मेरे पिछले आप उठा के देख लें, पॉडकास्ट हैं, मेरे व्लॉग्स हैं, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये रिवेंज शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने ज़ाती दुश्मनियाँ पाल ली हैं। अब अदील साहब जो हैं एसआई, उन्होंने रेहान भट्ट या फैज़ान भट्ट से ज़ाती दुश्मनी की, और फिर बेवकूफ़ी की इंतहा ये है कि आपको उसका बाप कॉल कर रहा है। यार आप 10 दफ़ा सोचें, हमें जब मुखबरी आती थी हम 10 दफ़ा सोचते थे, जाएं ना जाएं, क्या होगा, बाहर कौन आएगा, अंदर कौन जाएगा, घेरा कैसे डालेंगे। आपने आंखें बंद की, मोटरसाइकिल पे जाके उसके दरवाजे पे जाके मोटरसाइकिल खड़ी कर दी, अंदर से उन्होंने ब्रस्ट मार दिए जी। अब आप 10 फुजान मार दें, आप 10 उसके बाप मार दें, यार हमारा जो एक जवान गया है, शहीद हुआ है, उसके बराबर तो नहीं है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन जो खौफ और दहशत फैलती है ऐसे वाक़यात से, वो कितनी संगीन होती है। और मैं आपसे अर्ज़ करूं, कितने पुलिस वाले हैं जिन्होंने, आप देखें ना, 900 पुलिस मुकाबले हुए। अब हर आदमी, ये तो सॉफ्ट टारगेट है, पुलिस वाला सबसे ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट है। बिल्कुल यूनिफॉर्म में जा रहा है, मोटरसाइकिल पे जा रहा है, सामने कुछ नहीं है, ना बुलेट प्रूफ जैकेट है, ना हथियार है। तो अब आप जो मर्जी करते रहें, आप लकीर पीटते रहें। अब मैं वो एक वायरलेस भी सुन रहा था कि हर पुलिस वाला असला लेके निकले और बिल्कुल वसा ना खाए, जो भी आए मार दे।
ओ भाई, आप फिर वही हरकत आपने शुरू कर दी जी। वो मैं सुन रहा था, एक मैसेज था, वायरलेस मैसेज था जी, कि पुलिस पे अटैक शुरू हो गए हैं जनाब। आप उससे शय मिलेगी, इससे बाकी लोगों को शय मिलेगी जिनकी ज़ाती दुश्मनियाँ शुरू हैं हाँ, जो अभी, क्रिमिनल माइंड्स जो हैं। क्रिमिनल माइंड हैं, जो ये करना चाहते हैं। आप देखें, अल्लाह ना करे किसी के भाई या बाप को मार दिया जाए, तो डेफिनेटली ये दहशतगर्द कैसे बनते हैं, जो सुसाइड बॉम्बर कैसे बनते हैं, बिल्कुल ऐसे है। वो अच्छा, इसी तरह बनते हैं ना अजीज जी। साहब एक और चीज़ बताएं कि क्राइम कंट्रोल होना एक नज़र आता है कि क्राइम कंट्रोल हुआ, लेकिन अगर ज़ाहिरी तौर पे देखा जाए, बिंग सिविल सिटीज़न के देखता हूँ कि क्राइम हो भी रहा है उसी तरह से, ज़्यादतियाँ भी हो रही हैं, हीनियस क्राइम भी उसी तरह से हो रहा है। ये जो फिगर्स हैं, ये कोर्ट की करने के लिए कह लें कि इनको बदला जाता है, तब्दील किया जाता है, या अपनी मन मर्जी के मुताबिक, मंशा के मुताबिक ढाला जा सकता है? देखें, ये इस वक्त मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि टोटल ये फिगर्स की गेम फैब्रिकेटेड है। चल रही है। फिगर्स हैं। 3,000 इश्तिहारी वो कहते हैं जी, हम माहाना में एक महीने में पकड़ते हैं, दिखाएं मुझे पॉसिबल ही नहीं 3,000। है सर। 3,000 इश्तिहारी पकड़ के दिखा दें, ये सीसीपीओ साहब ये जो कह एक रहे दिन में थे। 100 बनते हैं ना। यार नहीं, देखें, एक थाना एक भी अगर पकड़े हाँ। तो ठीक है, मैं कह सकता हूँ 3,000 हो गए। लेकिन एक एक क्लास के इश्तिहारी को पकड़ने के लिए आप देखें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। वो बैठा तो नहीं होता इसी तरह जैसे ये आया, जनाब इतला दी और उसने कहा हाँ। जी, उसके बाप ने कहा जी आ जाएं, वो घर बैठा हुआ है। एक इश्तिहारी को पकड़ने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ये मुझे पता है। कि आपको रिसोर्सेज चाहिए, आपको पैसे चाहिए, आपको नफरी चाहिए। जो हार्ड क्रिमिनल है, जो किसी ऐसे इलाके में बैठा हुआ है, तो वो क्या इसीलिए बैठा हुआ है कि मैं पेश हो जाऊंगा? आपने कागज़ों में इश्तिहारी बनाने हैं, कागज़ों में गिरफ्तार करने हैं, वारंट ले लिए, गिरफ्तारी ऐसे ही होता है ना कि आपने एफआईआर दर्ज की, पहले उनके विद इन मंथ, जो आपने बल्कि 15 दिन में उसके वारंट गिरफ्तारी ले लिए, फिर आपने इश्तिहार ले लिए 15 दिन में, हालांकि पूरा एक तरीकाकार है 87-88 की कार्रवाई का। फिर उसके बाद आपने पीओ बना दिया, और जब वो आया आपकी पीओ की गिरफ्तारी डल गई। अच्छा, मुझे याद है कि जैसे आपने अपना वाक़या बताया कि एक हफ़्ता पहले आपने दहशतगर्द को पकड़ा और थ्रेट्स आई, और उसके बाद आपको ही मुअत्तल करके कहा बहावलपुर चले जाएँ, और आप हैरान थे कि मेरी फैमिली और मेरा क्या बनेगा, और अकेले तन-तनहा थे आप। जी ऐसे और ही आपकी वो टीम, कोर टीम आपके साथ चलने को तैयार थी, लेकिन डिपार्टमेंट वाज़ नॉट डिपार्टमेंट देयर। हट गया, गाड़ी ले ली गई, हाँ, सब गाड़ी कुछ ले ले ली गया, गई। इसी तरह एसएचओशिप मुझे खत्म हो गई। याद है, रियाज बसरा ने एक धमकी दी थी, वो कौन से साहब थे, डीएसपी थे, और वो बार-बार अपनी सिक्योरिटी का ज़िक्र कर रहे थे, और उनको डीआईजी के ऑफ़िस के बाहर, बल्कि उस वक़्त तो एसएसपी होते थे, उनके ऑफ़िस के बाहर रोते देखा गया है। और वो रीडर को बार-बार चिट दे रहे थे कि मेरी चिट अंदर दो, तो रीडर ने कहा कि सर मैंने दे दी है, उन्होंने बुलाना होगा तो बुला लेंगे। मेरे ख्याल में ये कोई लाहौर का इंसिडेंट है, तारिक कंबोज साहब जी, के जी, बारे लाहौर में का। था। तारिक हाँ, कंबोज तारिक साहब के कंबोज बारे साहब। में बताया गया। अभी उनके नाम पे एक आईजी ऑफिस में ब्लॉक भी बनाया गया। उनकी एक बेटी जो है वो एएसपी हुई हैं, बड़ी बड़ी अच्छी बात है। पर बात यह है कि हमने अपने तारिक कंबोज के साथ क्या किया। हाँ, हमने बहुत से पुलिस वाले हैं। बहुत से पुलिस बिल्कुल। वाले हैं, बहुत से पुलिस वाले हैं जिनकी सिक्योरिटी नहीं है, जो अशरफ काम मार्क साहब। करते हैं। अशरफ मार्च साहब है। अशरफ मार्च साहब का तो देखें, उनकी सिक्योरिटी थी। अशरफ मार्च साहब तो घर से निकलते हैं, उनको बाकायदा कॉल जाती है। गुजरांवाला उसकी में थे तब। गुजरांवाला में वो डीपीओ मौज, थे, हाँ। तो सुबह नाश्ता कर रहे थे तो कॉल जाती है उसकी, रियाज बसरा की। उसने कहा जी मैं आया हूँ और मैं बहुत बड़ा धमाका करूँगा। मकसद ये था उन्हें निकालना था घर से, तो उन्होंने नाश्ता वहीं छोड़ा और निकले, और गनमैन उनके जो पीछे बैठे हुए हैं, आप देखें, उन्हें इतनी मोहलत नहीं मिली कि वो गन चला सकें। ये उसके बाद ये आगे पीछे जो गाड़ियाँ चलना शुरू हुई हैं ना, उसके बाद हुई हैं। पहले यही होता है कि सरकारी जीप है, जीप में 3 गनमैन पीछे बैठे हुए हैं, एक ऑपरेटर है, 2 गनमैन है, आगे साहब बैठे हुए हैं। तो उनकी गोलियां छत फाड़ के निकल गई, वो गन सीधी नहीं कर सके बेचारे, और उसके बाद उनकी शहादत हो गई। और टारगेट जो करते हैं, आप देखें ना, उन्होंने पूरा फील्ड बिछाई, उन्होंने साइकिलों पे आए, साइकिलों पे गनें रखी, 3 तरफ से मोर्चे बनाए ताकि बच के ही ना जाए। अच्छा सर, जब ऑर्डर आ जाते ऊपर से कि इस बंदे को ख़त्म करना है, या एलिमिनेट करना है, या फुल फ्राई करना है, तो क्या इख्तियार में होता है कि इनकार भी किया जा सके, या फिर जायज़ा लेने के बाद कहा जाए सर अभी मौजू वक्त नहीं है, बाद में? कभी ऐसा हुआ? या मेरी लाइफ में ऐसा हुआ। एक मैं आवाज़ डीएसपी यजमान, तो हमारे एक डीपीओ होते थे उस वक्त, मैं नाम तो मैं नहीं दूंगा उनका, उनकी भी फरमाइश थी कि एक बंदे को मार दे। बंदा वाकई वो इस काबिल था, और बाद में उसका इनकाउंटर भी हुआ।
तो आई रिफ्यूज़ जी, कि मैंने कहा जी हम किराए के कातिल तो नहीं है ना कि जी आपके कहने पे मार दे। वजह आपकी ज़ाती ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन अब वो बंदा गिरफ्तार है, हाई कोर्ट बैलिफ ने उसे रिकवर कराया और आप उसे कहते हैं जी मार दें, ये जब तो वो सीधा रिमांड सीधा के लिए भी पेश हो रहा एसएचओ है। को मारने वाली बात तो हो गई। वही हुआ ना कि ये बाद में वो मैंने तो नहीं किया, किसी और साहब ने किया, और जिसने किया उसके बाद उस पर मुकदमा दर्ज हुए, बेचारे ने भुगता, पैसे भरे। इनकी तो मासूम ख्वाहिशें हो जाती हैं ना कि जी मासूम ख्वाहिश है जी कर दें। जो नीचे वाले हैं, अब ये जिसने कराया होगा जो रेहान वाला है, तो ये भी किसी की मासूम ख्वाहिश होगी ना, पेश किया होगा, देखा होगा, चेक किया होगा, किसी अफसर की मासूम ख्वाहिश है, और उस मासूम ख्वाहिश में अदील मारा गया। बिल्कुल। तो बात वही है कि जो स्टाफ है वो अब मेहरबानी कर दें। बल्कि मैं आपको बड़ी एक मज़े की एक सुना दूँ। सीसीडी का एक अफसर जो है किसी ज़िले का, नाम नहीं लेता क्योंकि ये उस दिन लिटरली वो रो रहा था मुझे कॉल करके। पहले उसकी मुझे मैसेज आएगा, सर मैं बात करना चाहता हूँ। फिर खुदा की कसम उसकी आवाज़ भराई हुई थी और वो ये कह रहा था कि सर बस हो गई हमारी, अब हमसे नहीं मारे जाते, ये जो हमसे कराया जा रहा है इसके बड़े संगीन नतायज होंगे और हम फंस जाएंगे। तो इन सब ने बाहर चले जाना है, हाँ, इन सब ने बाहर जाना है, हमने पासपोर्ट फंस वीजे जाना है। रेडी उनके, हर चीज़ रेडी है उनके फंसना लिए, छोटे लोगों उनकी नेशनैलिटी है जी, उनकी तो शोरियत है, वहाँ की शहरियत है जी। बहुत से लोगों की शहरियत है, कोई पुर्तगाल चले जाएंगे, कोई अमेरिका चले जाएंगे, कोई कनाडा चले जाएंगे, तो बड़े आराम से चले जाएंगे। इन्होंने फंसना है, फंसना इन्होंने है, जो कि अदील जैसे लोगों ने जो सीना चौड़ा करके, दूसरे लफ्जों में मरना भी इन्होंने और फंसना भी इन्होंने। अब ये देखें यार, आप फिर बात ट्रेनिंग की आती है कि आप ट्रेनिंग में क्या सिखाते हैं, 10 गोलियां चलवाते हैं आप जिस बंदे पे, अब लोहे की तो उसकी बॉडी नहीं है, ना स्टील की है, ना बुलेट प्रूफ है उसकी बॉडी, वो सीना चौड़ा करके गया, आगे ठोक दिया अगलों ने। आप प्रॉपरली अपने सीनियर्स को बताते, पूरा प्रोटोकॉल उसको फॉलो करते खुद। आप फिल्मों में भी अब तो देखते हैं ना, फिल्मों में अक्सर हम देखते हैं जो मूवीज़ हैं अमेरिकन मूवीज़ या बाकी, जो ही की इतला आती है फटाफट वो अपना गन ले रहे होते हैं, वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहन रहे होते हैं, तैयारी करके जाते हैं सारी, ताकि आपके वाइटल पार्ट जो हैं उनको उन पर बचत हो जाए ना। अच्छा सर, ये इशू तो हो गया, बड़ी अच्छी आपने बात की है कि वाकई एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। और फिर दूसरा जो तबका निचले वाला तबका है, नीचे वाला तबका, उसको तो स्पेशली ये सिक्योरिटीज़ चाहिए। सर, कस्टोडियल डेथ एफआईए इंक्वायरी करती है। आपके दौर में जब आप सर्विस में थे, तो जब कस्टोडियल डेथ होती थी तो क्या ट्रीटमेंट होती थी हाईएप्स की, और अब क्या ट्रीटमेंट है? अच्छा, बस में सब कस्टोडियल डेथ दो तरह की है। एक तो ये है कि जी मर गया बंदा, अब हवलात में बैठा हुआ है, बेतहाशा बंदे हैं, या 20 30 40 इस गर्मी के मौसम में आप जाके हवलात देखें ना थानों की, 40-40 बंदे चढ़े हुए हैं, एक पंखा चल रहा होता है, एक हवलात में 40 बंदे बैठे हुए हैं, एक पंखा चल रहा है, कोई सहूलत नहीं, गर्मी है, और वो उसका हार्ट अटैक हो गया। अब आपने पहले तो पुलिस वालों का यही शक जाता है कि जी इसको मार दिया गया, कुछ नहीं भी हुआ तो उसे कहते हैं जी तशद्दुद में मारा गया है। उसका बेहतरीन हाल ये है कि बॉडी निकालें, रख दें, पोस्टमार्टम कराएं, अगर वाकई उसकी किसी ने उस पर टार्चर है, कोई निशान है, तो पर्चा होना चाहिए। लेकिन यहाँ हमारे सीनियर्स क्या करते हैं, वो बिस्मिल्लाह करके प्रेशर पे आके पर्चा दे के वर्दी के साथ हवलात में बंद कर देते हैं। पहले वही एसएचओ जो चौड़ा होके बैठा होता है, वो वहाँ का तारा वो हवलात पकड़ के खड़ा होता है, कोई सीनियर खुद पे लेना नहीं चाहता। वो फिर यही कहेंगे यार हमें पता है तुम बेगुनाह हो, हमें पता है, पर नहीं यार अभी हालात हैं, देखें प्रेशर बढ़ा है, उत्तम प्रेशर बढ़ा है, यानी गवर्नमेंट का प्रेशर है, सीएम का प्रेशर है। जी जी। टाउनशिप में 2 खवातीन को बिल्कुल सही हालत में गिरफ्तार किया गया, उसके बाद ले जाया गया, ले जाने के बाद बताया गया कि दोनों को इकट्ठे हार्ट अटैक हुआ है। व्हाट डू यू से दैट? बस में सब ये मेरी भी समझ से बाहर है, बाकी चीज़ें मैं मान लेता हूँ। पूरी सर्विस में सर, पूरी सर्विस में इस तरह यकजान दो काले ससी, वो लैला मजनू तो हो सकते हैं, ससी पुन्नू हो सकते हैं, कि वो हमने फिल्मों में देखा था कि जी ससी मरती है तो पुन्नू भी मर जाता है उसी वक्त ही, वो भी थोड़ा वक्फा लेता है, डायलॉग बोलता है, लेकिन यहाँ तो हाथ रखता है, फिर बोलता है, फिर वो पूरा टाइम लेता है मरने से पहले, फिर हिचकी लेता है। तो यहाँ ये दो एक वक्त में सेम टाइम हार्ट अटैक, दोनों का हार्ट दिल बंद हो गया, ओवरडोज किया गया जी। ओवरडोज में भी दोनों कैसे, ये समझ से बाहर है। अब ये तो वही साहब बता सकते हैं जो साथ थे, या फिर डॉक्टर्स बता सकते हैं। आपकी क्या असेसमेंट है? मैं इस पे
कुछ नहीं कह सकता यार, मुझे नहीं समझ आ रही, मैं यकीन जाने नालायकी और नाअहली है। नाअहली और नलायकी है, नाअहली और नलायकी है। क्या क्या इसमें मिसकंडक्ट हुआ, मतलब शुरू से यार गिरफ्तारी होता से कुछ लेके यूं है, होता कुछ यूं है, बाज़ औक़ात ये हो सकता है कि उन्होंने कोई डोज ली हो, कोई ऐसा इंजेक्शन लिया हो जिसके बारे में कह रहे हैं इंजेक्शन है, पर बात ये है कि आप, ये पुलिस वाले इंतज़ार कराने के आदी हैं। आप चले जाए ना थाने पे, मुलजिम भी हो तो वो बैठा रहेगा, वो पूछेगा ही नहीं। कोई मुद्दई गया हुआ है, कोई पूछेगा नहीं, कोई इधर देखेगा, कोई उधर देखेगा, कोई कागज़ पे साइन करेगा, फिर पूछे हाँ जी दसो के में आयो। इसी तरह मुलजिम बैठा हुआ, मैं देख रहा हूँ वो जो उनकी सीसीटीवी फुटेज, है, हाँ। वो एक बैठे हुए हैं साहब, कभी मुंह इधर करते हैं, कभी उधर करते हैं। भाई अगर उनकी हालत ख़राब थी, आपको ओवरडोज लग रहे थे, किसी ने कह दिया, जैसा कि उसको तो डिनाई किया वैसे सीसीपीओ साहब ने अपनी मीडिया टॉक में, लेकिन अगर वो लग रही थी कि उनकी तबीयत ख़राब है, कुछ ऐसा फील हो रहा है, आप उनको फौरी हॉस्पिटल ले जाएं। आप उनको कभी इधर ले जाते हैं, कभी उधर ले जाते हैं, वो बैठी हुई हैं, टाइम वेस्ट हो यानी रहा है। एसओपी का हिस्सा जो आप जिक्र कर रहे हैं। हाँ यस, एसओपी का है कि अगर फौरी किसी टेस्ट की करवाया तबीयत जाए खराब या होती है तो हॉस्पिटल फौरी हॉस्पिटल रश करें ना। यहाँ तो आप क्या, मैं कह रहा हूँ कि अब तो चले हालात बेहतर हो गए हैं। पहले जो बंदा जख्मी होता था, जिसको फायर आर्म है, पहले उसे थाने लाया जाता था। कटे फटे लोग, सर फटे हुए हैं, थाने पे पहले आते थे, थाने पे आके रपट लिखी जाती थी, बैठे हुए हैं सर पे पट्टियाँ बांध के, मोहरे साहब रपट लिख रहे हैं, उसके बाद उनका नक्शा मजरूबी बनता था, फिर हॉस्पिटल भेजा जाता था। अब चलो हॉस्पिटल डॉक्टर्स हॉस्पिटल में कबूल नहीं करते थे उन्हें, वो कहते थे पुलिस रिपोर्ट है, पहले पुलिस का वो दिखाए। अब बेहतर हो गया, सुना है कि हॉस्पिटल में उन्होंने वो बिठा दिया है बंदा, डेस्क वही लिख देता है, डेस्क बना दी है, चलें कुछ अच्छा हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि इस जो दो ख़वातीन हुई हैं, इसमें मेरी समझ से बाहर है। मतलब किस तरह की पुलिसिंग की गई आपकी भी समझ में नहीं मेरी समझ में नहीं आ रही, मेरी 38 साल तजर्बा जो है वो अब कायम फेल हो गया है फेल वो। हो गया। अच्छा, जो हॉस्पिटल में आने के बाद फिर उनके बाद उनको पाकपतन ले जाके उनके आबाई गांव दफनाने तक का जो मामला है, कितने प्रोटोकॉल में, और फिर मजबूर किया जाना कि अभी दफनाओ इसे। नहीं, वो एक एसओपी है जी कि अगर आप कुछ इस टाइप की बॉडी है जिसको आपको ख़तरा हो कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनती है, तो फिर इसी तरह किया जाता है कि आप जाके उन्हें कहते हैं जी दफन कर दें। असल पुलिस मुकाबलों में भी ये देखें कि डेड बॉडीज़ को वो अपनी कस्टडी में जाके दफन करा देते हैं, क्योंकि होता ये है कि वो बॉडी सड़क पे रख दी जाती हैं। वो भी ओड बिरादरी है, तो जान छुड़ाने के लिए उन्होंने किया। ओड बिरादरी तो वैसे बड़ी मशहूर है। बहुत मशहूर है, और ये वही हैं, मांगने वाले हैं। अब ओड है या पखीवास हैं, क्या है मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन है वो मांगने वाली, और वो छोटे जो कैंप वैम्प लगा के बैठते हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि वो नौसरबाजी करती हैं। बल्कि एक वीडियो भी मैंने देखी थी जिसमें वो एक बूढ़ी औरत की बालियाँ उतार रही हैं, और एक उतारती है, फिर वो बड़ी आराम से वो अगला कान भी आगे कर देती है, वो बीबी जो है खातून। तो ये तो था उनका काम। फिर उन्होंने वो बालियाँ वापस कर दी, लेकिन उन पे एलिगेशन था कि पैसे को निकाले गए। अब पैसों वाला मुझे नहीं लगता कि पैसे निकाले गए थे, क्योंकि बीबी के पास पैसे तो नहीं थे, उसकी जेब में तो नहीं डाला बूढ़ी औरत ने, बालियाँ उन्होंने उतारी जो वापस कर दी। अब फिर उसके बाद ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए, 15 पे कॉल हो गई, पुलिस ले आई, वही ट्रेडिशन जो है। अब एक और भी मैं आपको बात बताऊँ, पिछले दिनों अभी एक सहाफ़ी को पकड़ा गया, तो 4 मुलाजिम सस्पेंड हुए हैं, वे थप्पड़ मारी जा रहे हैं। आप कभी गौर कीजिएगा साइकी क्या है हमारी, कि एवं मारी जा रहे होते हैं थप्पड़। हर बंदा थप्पड़ मारना या स्टिक मारना यानी इबादत समझता है पुलिस वाला। उसे ये नहीं पता कि ये जो मैं चोट मार रहा हूँ उसको कहाँ लगेगी और उसके नतायज क्या निकलेंगे। ये जब अभी हम देखते थे कि जी वो पीटीआई वाले बेचारे पकड़े जाते थे तो बस से उतारते हुए सबको कान के पीछे, यानी ये इस जगह पे मारना सबसे ख़तरनाक जगह ही है, और कान के नीचे रख के देना ये पुलिस वाले का काम है। अब वो सहाफ़ी बेचारा वो वहाँ कवरेज कर रहा है, उसको 4 ने पकड़ा, और कोर्ट रिपोर्टर की बात कर रहे हो, उसको मार के उसकी ऐसी की तैसी फेर दी। आप पकड़ के जब ये बिठाते हैं ना किसी मुलजिम को, पीछे ये कई दफ़ा हुआ कि हमने कोई मुलजिम या मुजरिम पकड़ा और पीछे गाड़ी में वैगन में बिठाते हैं, पीछे ये 8-10 जो लोग बैठे होते हैं। अब अफसर आगे बैठा हुआ है, तो पीछे से चीखों की आवाज़ें शुरू हो जाती थी। गाड़ी रोक के कई दफ़ा मैंने डांटा कि यार कुछ शर्म कर लो, अब तो पकड़ा हुआ है, क्यों मार रहे हो उसे, मर गया कौन जिम्मेवार है। नहीं, ये आदतें इनकी ख़त्म नहीं हो रही। ये जब हम भर्ती हुए पुलिस में तब भी यही था,
तब भी वही था, आज 45 साल बाद आज भी वही की वही पुलिस है। मैंने 1% भी तब्दीली नहीं देखी हालांकि थाने लेवल। 200 अरब का बजट पिछले साल और 256 अरब का इस साल। उस वक्त तो इतना बजट नहीं था जब आप थे। नहीं जी, किधर बजट होता था। अब तो डीपीओस को ज़रूरत ही नहीं होती, इतने पैसे होते हैं कि वो इधर उधर से कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा सर, सिप्स हैं, सिप्स के पिछले कमरों में क्या है? वही पुराना रिकॉर्ड। यार सिप्स जो है वो मुझे भी बड़ी खुशी हुई सुना है कि कॉफ़ी भी पिलाई जाती है, अब जाते हैं। अब उनकी भी हालत ऐसा ऐसा ख़राब होना शुरू हो गई है। हमारी बदकिस्मती ये है इस डिपार्टमेंट की, या जो हमारे पॉलिसी मेकर हैं, आप चीज़ तो बना देते हैं, उसके बाद उसको क्या करना है आगे, उसकी रेनोवेशन क्या है। वो जो सोफ़े फट गए हैं वो कौन से फंड से बनेंगे। वो जो आपने दीवारों पे पेंटिंग्स लगाई बड़ी खूबसूरत किस्म की, जो एक एएसपी साहिबाबाद में एसपी होगी उन्होंने डिज़ाइन की, वो बाद में कौन इसको ठीक करेगा, उसका पेंट कहाँ से होगा, कोई फंड नहीं है और ना ही होना है। वो जो बनाया गया है, एसएचओज़ ने मिन्नतें करके तरले करके पैसे इकट्ठे किए, जो सरकारी थे वो सरान खा गए, उसकी शिकायतें भी हुई। और आपने एक बूढ़ी खातून के चेहरे पे मेकअप कर दिया जी, बड़ा खूबसूरत सा, सिर्फ फेस पे किया आपने जी, नाक आंखें मुंह मतलब पुलिस उसका का बना रवैया दिया। वगैरह कोई तब्दील नहीं कोई हुआ। तब्दीली नहीं हुई जी, किधर तब्दीली है? कोई एक तब्दीली मुझे बता दें कि किसी कांस्टेबल ने आपसे प्यार से बात कर ली हो, किसी अफसर ने, एसएचओ ने आपसे प्यार से बात कर ली हो। पढ़े लिखे जवान यहाँ आके खराब हो जाते क्यों, हैं। वजह क्या है सर? ट्रेनिंग ही नहीं है यार। आप देखें, बात ये है कि जब आपका मकसद पैसे कमाना है, आपका मकसद पैसे कमाना है, आपका मकसद खिदमत खल्क तो है ही नहीं ना यार। आपने डरना है सिर्फ उससे जो गर्दन तोड़ सिफारिश है या पैसा है। आप फ़ोन ही नहीं अटेंड करते। आप करके देख लें एसएचओ साहबान की, बहुत कम आपको सुनेगा तो उनका रवैया ऐसे होगा सर्द रौनक और किस्म का। तकब्बुर वाला। किसी भी आप एएसपी से एसपी से बात कर लें, उनका रवैया देखें, पहले फ़ोन नहीं अटेंड होगा, आपने फिर मैसेज किया, फिर वो हेलो, यानी यार फिरौनियत इंतहा है। आपका क्या तो ये तरीका होता था अगर किसी यार, से मैं बात तो करते? आप यकीन जाने, मैं बड़ा सख्त गिर किस्म का मैं एसएचओ था, लेकिन क्रिमिनल्स के लिए, ना कि शरीफ लोगों के लिए। और यही एसएचओ को सिखाया तो जाता यही है। कुछ सिखाना होना चाहिए कि जी आप क्रिमिनल्स के लिए दहशत हो, जराम पेशा लोग आपसे डरे, ना कि शरीफ आदमी डरे। मेरी जहाँ जहाँ पोस्टिंग रही है, मैं तो गरीबों की सुना करता था। आप आज भी, मेरी आदत है, आप कभी मुझे मिस्ड कॉल करके देख लें, मैं आपको रिंग बैक करूँगा। मेरी हमेशा से आदत रही है कि अब ठीक है, कभी कभी हो जाता होगा क्योंकि उम्र का तकाजा भी है, नहीं व्हाट्सएप कॉल्स मोस्टली आती हैं तो अब नहीं कर सकते हो। लेकिन मैं जब मुझे फ़ोन आता था रिंग बैक करता था, क्योंकि ठीक है। करना चाहिए।